चलो भाई समझो ध्यान से, ठीक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिए ये समझ लीजिए कि आएगा 100% आएगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो तुम्हें समझने इस टाइम पे बस, ठीक है। तो सबसे पहले है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, व्हाट इज बैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन जो मोटिव है वो समझाना ये है कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो तो उस पॉइंट पे अगर कोई मेटल, सेम ही मेटल, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड से कनेक्ट कर रहा है तो उसकी जो वैलेंस सेल है वो किस तरह से एक्ट करती है। एक्ट कहने का मतलब क्या है कि कभी देखा कि उसे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से रिएक्शन कराया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के साथ में कनेक्ट होने के बाद में वो सब्सटेंस एक तरीके से डायमैग्नेटिकली बिहेव कर रहा है। लेकिन जब वीक फील्ड लिगेंड्स के साथ में कनेक्ट कराया तो वहां पे देखा कि भाई उसके साथ में जो नेचर है वो पैरामैग्नेटिक बिहेव कर रहा है। तो सवाल यह है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो उसमें किस तरह से कोई भी कंपाउंड अपना नेचर शो करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को करने के लिए हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल में जैसे हमने यहाँ पे लिया कि कोबाल्ट के साथ में F6 है, COF6, और यहाँ पे आपके पास में है दैट इज 3 नेगेटिव, और ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका हमें क्या करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्रिएट करनी है और पता करना है कि इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, इसमें स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा है, आउटर है इनर है, ठीक है। ऑर्बिटल्स का पूरा पैटर्न स्टडी करना है। तो सबसे पहले किसी की भी वीबीटी फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास में सेंट्रल मेटल होता है उसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो कोबाल्ट हमने यहाँ पे लिया कि एक्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन चार्ज -1 होता है और 6 फ्लोरीन है, और ओवरऑल चार्ज कितना है आपके पास, -3। इसी तरीके से यहाँ से सोल्व किया तो x इधर हो जाएगा आपके पास में, ये जो 6 है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -3 + 6, और ओवरऑल अब जब इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा +3। क्लियर। कोबाल्ट का अब देखिए +3, यानी कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं जब वो इसके साथ में कनेक्ट है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जो जेड है वो कितना है कोबाल्ट का, दैट इज कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। तो कोबाल्ट का होता है भाई 27। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैं पूरा ओपन करके समझा रहा हूँ, ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ठीक है, और 4s2 और 3d में कितना आता है 7। लेकिन ये जब हम इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल देखते हैं तो दोनों की एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट इस तरह से लिखी जाती है कि 3d7 और 4s2, क्योंकि नंबर के हिसाब से जब आप किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें 3 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखो। तो अभी हमने कोबाल्ट का क्या सीखा, कोबाल्ट का ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया। अब कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट की चार्ज कितना है, +3, यानी कि CO के ऊपर 3+ आपको बनाना है। तो 3+ के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे कि 5 जो 4s2 है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और डी में से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1, यानी कि अब डी में से 7 भी गया तो यहाँ 6 बचेगा। तो ओवरऑल आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसका ऑक्सीडेशन, ये किसकी एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 10 और 18। 18 किसका होता है, आर्गन। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, आर्गन का हो गया 18 नंबर, और फिर इसके बाद में आ गया 3d में 6 और 4s में 0। किसका ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO3+ का, ठीक है। अब CO3+ में ये जो D वाला सिस्टम है, इस D ऑर्बिटल को आप इस तरीके से ओपन करके बनाएंगे तो D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10, इसलिए 5 सब सेल्स बनाएंगे, और 4s में कितने आ सकते हैं आपके, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए एक सब सेल बनेगी। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। याद रखना हंट्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोनों एक साथ चलेंगे। हंट्स ने क्या समझाया कि अगर आपके पास में कोई भी ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल के अंदर सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, और फिर पॉली एक्सक्लूजन ने क्या समझाया कि जब दोबारा से आप भरेंगे तो उनके आपस में, मतलब एक की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो एक की डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए, यानी कि एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो एक की एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इस तरह से। और उसके बाद में 4s में यहाँ पे 0 है, तो ये 3d ऑर्बिटल हो गई आपके पास में, और ये 4s। अब ध्यान से देखोगे जो यहाँ पे इस केस में कोबाल्ट के साथ में फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन एक तरीके का होता है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड होता है
तो इसका मतलब क्या है कि जब आप फ्लोरीन को इसके साथ में कंबाइन करा रहे होंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड पड़े हुए हैं ये पेयर्ड नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करा सके। समझ रहे हो? तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि जिसकी वजह से वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करा दे। इसीलिए फ्लोरीन क्या करेगा, आपको कितने फ्लोरीन फिल करने हैं? 6। तो 6 आपको सब सेल्स खाली चाहिए। अब 3D के बाद में क्या आएगा? 4s। और अब जब आप 4s भर देंगे तो 4s के बाद में कौन सी ऑर्बिटल आती है? p, यानी कि 4p। और 4p भी अगर भर जाएगी तो उसके बाद कौन सी आएगी? 4d। इस तरह से आप 4d में रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 4d। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराना है, यानी कि फ्लोरीन को एंटर कराना है, तो सबसे पहले फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा आपका, फर्स्ट फ्लोरीन। ठीक है, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे। यानी कि इन ब्लॉक्स में आप फ्लोरीन्स को इस तरीके से भर देंगे। कितने फ्लोरीन है? 6 आपने फ्लोरीन भरने थे, तो 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कि यहाँ पे S में आपने 1 भरा हुआ है तो S, और P में आपने 3 भरे हुए हैं 3, और D में आपने 2 भरा हुआ है यानी कि sp3d2। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इस तरीके से sp3d2। इसकी शेप की अगर हम बात करें तो शेप sp3d2 के अंदर याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल रहती है। ठीक है, तो ये होगी इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल। तीसरी, इसके बाद अगर हम आपका मैग्नेटिक नेचर की बात करें कि इसका मैग्नेटिक नेचर कितना है, तो मैग्नेटिक नेचर देखना है कभी भी अगर आपके पास में जब ये आप फिलिंग कर रहे होंगे तो अगर डी ऑर्बिटल के अंदर ये अनपेयर्ड अगर रखे हुए हैं तो वो नेचर अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है, अगर पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक है। ठीक है, हाँ, मतलब एक भी अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, तो ये अभी इस केस में है पैरामैग्नेटिक नेचर का। ठीक है जी, तो ये है आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसके साथ साथ अब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो क्या है? आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल का समझो। अगर आपकी डी ऑर्बिटल से यहां से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो तो समझ लीजिए कि आप अंदर से ही अपना इलेक्ट्रॉन्स के भरना शुरू कर रहे थे, तो उसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि इस वाली ऑर्बिटल को, डी ऑर्बिटल को नहीं छेड़ा गया, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। समझ आई बात? तो क्या होगा ये? दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा स्पिन देखना है कि जो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस तरीके से घूमेंगे, या फिर जो उनकी स्पिनिंग होगी यानी कि जो रोटेशन होगी, मूवमेंट होगी, रेवोल्यूशन होगा, वो कैसा होगा। इस पॉइंट में अगर आप देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। जिस बॉडी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों वहां पे हमेशा ध्यान रखना, अगर खाली इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो ज्यादा इधर उधर घूमेगा, बेचैन रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के केस में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस रहेंगे, और जितने पेयर बन जाएंगे उतने स्पिनिंग क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो आप इस स्टेज में कहेंगे कि इसके पास में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो याद रखो, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है भाई, हाई स्पिन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, शेप क्या होती है, एक ही पॉइंट में सारी चीजें। पेपर में आएगा, डेफिनेटली होगा, कोई क्वेश्चन दे देंगे, कोई क्वेश्चन में आपसे कोई इनमें से 5 में से कोई 3 चीजें पूछ लेंगे। जैसे इसी के साथ में एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में इस बार क्या कर रहे हैं कि कोबाल्ट के साथ में यहाँ वीक फील्ड लिया था, इस बार कोबाल्ट के साथ में हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड ले रहे हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमने ले लिया NH3, ठीक है, इसका होल 6 इस तरह से, और इसका ओवरऑल चार्ज इस पॉइंट पे 3+ ले रहे हैं, पहले में हमने 3 नेगेटिव लिया। तो जब अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आएगा कि x मान लिया NH3 का 0 होता है और ये 6 बार है, और ओवरऑल चार्ज +3, यानी कि x को जब आप सोल्व करेंगे तो +3 आ जाएगा फिर से। और जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो सेम यहां से यहां तक आ जाएंगे आप। तो मैं इस पॉइंट को डायरेक्टली इधर लिख रहा हूं कि ये हो जाएगा आपके पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कोबाल्ट 3+ इक्वल टू आर्गन
और ब्रैकेट आर्गन के बाद में आ जाएगा आपके पास में दैट इज 3d 6 4s 0, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, अब आपने कोबाल्ट के लिए अपनी शेप्स को ड्राइव करना शुरू कर दिया। तो 1 2 3 4 ये हो गया, और ये हो गया 3d में 6 और 4s में 0। क्लियर? अब 3d में 6 है, तो 3d में 6 के लिए आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 4s में भी कुछ नहीं आपके पास। अब ध्यान से देखो कि NH3 जो है, NH3 क्या है, NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ये क्या करेगा, ये आपका जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें पेयर बनाएगा, मतलब उन्हें धकेल के पीछे को तब आगे जाके कवर करेगा। ठीक है, तो पेयरिंग कैसे करेंगे आप, इसकी पेयरिंग एक इधर करेंगे, एक पेयरिंग इधर करेंगे, यानी कि अब ये ऑर्बिटल आपको कुछ इस तरह से दिखेगी 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आपने कर दी पेयरिंग। अब इसके बाद ये हो गया 3d आपका, और ये है आपका 4s, और 4s के बाद में क्या आएगा 4p। 4p में 3 हो गए। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने पर, आपको जो बॉडी है वो कितनी है, दैट इज NH3 6। तो एक NH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा और छठा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू D2 और sp3। ठीक है, और शेप क्या हो जाएगा, शेप फिर से हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, तो शेप का वैल्यू हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर देखेंगे तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेचर देंगे डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स की बात करें, स्पिन कैसा होगा, यहाँ देखो सारे पेयर्ड हैं तो लो स्पिन बनेगा, मतलब कि जब सारे के सारे जुड़े हुए हैं तो आप कहेंगे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और एक चीज और रह गई, क्या हो गया, हमारे 5 चीजें थे ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ लिख रहे हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो भी पेपर के अंदर आएंगे, और इन 5 में से कोई ना कोई 3 चीजों पर उनका टारगेट होगा तुमसे पूछने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके हैं, इसकी तरीके से अपना प्रैक्टिस करो, 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करो और थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा।